एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक फर्म लेबर को वहाँ तक लगाएगी जहाँ तक उसका जो एमआरपी है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है लेबर का, उसको जितनी वेज रेट दी जा रही है इस वेज रेट से या तो ग्रेटर हो, यानी ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पे मार्जिनल एम आर पी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो है वेज लेबर का, वो ऊपर वाले पोर्शन में जबकि ग्रेटर है वेजेस से, तो यहाँ तक लेबर को हायर करेगी फर्म, क्योंकि जितनी वेज फर्म को देनी पड़ रही है उससे ज़्यादा फर्म को ये मिल रहा है एमआरपी। अब अगर बात करें जहाँ पे इक्वल है, जितनी वेज देनी पड़ रही है उतने उसके बराबर ही जो लेबर्स हैं वो एमआरपी जनरेट कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे भी फर्म लेबर को हायर करती रहेगी। बट अगर एमआरपी नीचे चला जाएगा, वेजेस जो देनी पड़ रही है उससे कम आप प्रोड्यूस करके प्रोड्यूसर को दे रहे हो, उस केस में जो प्रोड्यूसर है वो लेबर को हायर करना बंद कर देगा। तो जब तक जारी रखेगा जब तक या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो। तो यहाँ से मजदूरी दर के समान, जब जब एमआरपी मजदूरी दर के समान होगा, इक्वल टू वेज रेट होगा, तब तक जो प्रोड्यूसर है वो हायर करता रहेगा लेबर को। यहाँ से सेकेंड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है इफ 25% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ गुड। अब प्राइस में चेंज होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर 25% प्राइस में चेंज हो, 25% एंड 15% डिक्रीज आ जाती है क्वांटिटी डिमांडेड में, तो दोनों में से जिसमें चेंज ग्रेटर हुआ, प्राइस के ज़्यादा चेंज होने से क्वांटिटी कम बदली है, तो इस केस में हम कहेंगे ये लेस देन वन है। लेस देन वन की जब हम डेफिनेशन देखते हैं, इलास्टिसिटी किस केस में लेस देन वन रहती है, जब आपके प्राइसेस में चेंज ज़्यादा हो लेकिन क्वांटिटी में जो चेंज हुआ है डिमांडेड क्वांटिटी में वो कम हो। तो यहाँ से लेस देन वन ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना करेक्ट होगा कि कीमत में ज़्यादा वृद्धि हुई लेकिन मात्रा में नहीं हुई उतनी, ना उसके बराबर हुई ना उससे ज़्यादा हुई, कम हो, तो उस केस में हम मानते हैं कि हमारी जो लोच है वो इकाई से कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि जब आपका एआर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हो, अगर आपका एआर कर्व नीचे की तरफ ढलान वाला हो, तो एमआर कर्व कहाँ होता है? एमआर इसके नीचे होता है, और इसके नीचे अगर है तो ये ज़्यादा फ्लैट रहेगा एआर कर्व, और एमआर कर्व स्टीप रहेगा और कम फ्लैट रहेगा, यानी स्टीपर देन एआर कर्व। यहाँ से ए ऑप्शन अपना करेक्ट होगा कि औसत आगम वक्र के कंपैरिजन में आपका एमआर वक्र अधिक झुका हुआ होगा, इसका झुकाव ढलान इसका ज़्यादा होगा और इसका ढलान कम होगा। एक बॉल अगर आप इसके ऊपर रखोगे तो वो कम तेज़ी से नीचे आएगी, लेकिन अगर इसके ऊपर रखोगे तो बहुत जल्दी नीचे आएगी, क्योंकि ये स्टीप है। एमआर कर्व स्टीपर होगा, अधिक झुका हुआ होगा। ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इन अ परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट टोटल रेवेन्यू कर्व इंक्रीजेज एट। परफेक्टली कंपटीशन फर्म का जब होता है, ये टीआर वक्र कैसा होगा ये पूछा गया है, तो ये एमआर कर्व है। अगर एमआर कांस्टेंट हो तो उस केस में टीआर कैसा होगा? हमें पता है टोटल रेवेन्यू कर्व जो होता है इसका स्लोप है ना, ये बताता है एमआर कर्व को। अब जब ये यहाँ पे जहाँ पे अधिकतम होता है ना टोटल रेवेन्यू कर्व, उस केस में एमआर कर्व हमारा कांस्टेंट होता है, इसीलिए ये कांस्टेंट रेट से बढ़ता है इस केस में। तो किस तरीके से इंक्रीज होगा टोटल रेवेन्यू, ये डिपेंड करेगा एमआर के ऊपर। अगर आपका एमआर कांस्टेंट है तो टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। अगर आपका एमआर इंक्रीजिंग है तो जो टोटल रेवेन्यू कर्व है वो इंक्रीजिंग रेट से ही बढ़ेगा। अगर आपका एमआर कर्व डिक्रीजिंग है तो आपका जो टोटल रेवेन्यू कर्व है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। अब कैसे बढ़ेगा? अगर आपका एमआर कांस्टेंट है, परफेक्टली कंपटीशन फर्म में एमआर अपना कैसा होता है, मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट लाइन होती है, इसीलिए टोटल रेवेन्यू कर्व अपना कैसे बढ़ेगा? कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, यानी स्थिर दर से बढ़ता हुआ पाया जाएगा। एक पॉजिटिव स्लोप वाली ऐसी लाइन देखने को मिलेगा हमारा टीआर कर्व। क्यों? क्योंकि एमआर कांस्टेंट है और एमआर वक्र ही टीआर वक्र के ढलान को बताता है। अगर टीआर का जो ढलान है वो सेम है, इसका मतलब एमआर लाइन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर एक कमोडिटी का प्राइस 5 रुपये था पहले, यानी हमारा जो P1 था वो 5 था और P2 है वो 20 हो जाता है, यानी डेल्टा P प्राइस में चेंज आता है 15 का, ये हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। उसके बाद बोलते हैं अगर आपकी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो जाती है 15 यूनिट से। अब ये चेंज इन क्वांटिटी हमें गिवन है 15 यूनिट से अगर इंक्रीज हो जाए, द प्राइस इलास्टिसिटी ये भी हमें गिवन है 0.5 अपनी प्राइस इलास्टिसिटी है।
इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें इनिशियल क्वांटिटी को का पता लगाना है कि इनिशियल जो यानी हमारा जो जैसे प्राइस था ना अपना P1, ऐसे ही हमें Q1 पता लगाना है कि क्वांटिटी 1 हमारी कितनी थी। अब यहाँ से ये हमने देख लिया कि डेल्टा P अपना 15 निकल के आया और डेल्टा Q हमें बताया गया कि 15 यूनिट से इंक्रीज़ हुई है हमारी क्वांटिटी। तो ये हमें गिवन है। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमें गिवन है 0.5। फिर हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे वैल्यूज़, जबकि इलास्टिसिटी सप्लाई हमें गिवन है डेल्टा Q अपॉन Q प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट करते हैं वैल्यू, तो ये अपना निकल के आता है 15/Q मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब ऐसे में अब हमने क्या किया, अब हम यहाँ से 15/Q और 1/3, अब यहाँ से 3 जो 3 है वो 3 5 जा 15 हो जाएगा, 5/Q वहाँ पे हमारे पास बचेगा। 5/Q को यहाँ ले आए, 0.5 इलास्टिसिटी की जगह हमने 0.5 लिख दिया, गिवन था हमें। अब Q की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 10 निकल के आएगी। 5Q की 50 आई और Q कितना आ जाएगा अपना 10 निकल के आ जाएगा। यहाँ से अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन थर्ड यहाँ से करेक्ट होगा। 10 निकल के आ गई है अपनी इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड, इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड। नेक्स्ट, इन द शॉर्ट रन शट डाउन पॉइंट ऑफ ए फर्म इज व्हेन। शट डाउन पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ पे एक फर्म अपना प्रोडक्शन बंद वहाँ कर देगी जहाँ पे उसको या तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है या तो उसके इक्वल पॉइंट है वो, या फिर आपका प्राइस वेरिएबल कॉस्ट भी अचीव नहीं कर पा रहा, उससे भी कम हो। सेकेंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। एक फर्म का उत्पादन बंद कर देने का बिंदु होता है या तो उसका जो प्राइस है वो ABC से कम है, या फिर अगर वो ABC के इक्वल भी है तो भी उस बिंदु को हम कहेंगे फर्म का उत्पादन बंद कर देने का बिंदु। जहाँ पे प्राइस लेस चला जाता है ABC से, इसको हम शट डाउन जोन भी बोलते हैं, और इसको पर्टिकुलरली हम शट डाउन पॉइंट बोलते हैं जहाँ पर प्राइस ABC के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, अ कंज्यूमर्स प्रेफरेंस इन जनरल कैन बी शोन बाय एन इंडिफरेंस कर्व। जो अपना IC कर्व होता है इसके थ्रू हम बता देते हैं कि भाई कितनी प्रेफरेंस है। IC कर्व के थ्रू हम बता पाते हैं एक कंज्यूमर की प्रेफरेंस को कि इनमें से कौन से बंडल को वो चूज़ करेगा। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, IC कर्व के ऊपर बिंदु होते हैं, इनमें से कौन से पॉइंट के ऊपर उसका सेटिस्फेक्शन है ये हम बता सकते हैं। तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस को IC कर्व से बता पाते हैं और इंडिफरेंस मैप की हेल्प से हम बता देते हैं। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रेफरेंस इन जनरल कैन ऑल्सो बी शोन बाय अ यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन या MU कर्व अगर हम बात करें, इसके थ्रू मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू भी हम प्रेफरेंस को बता पाते हैं कि जब प्राइसेस कम होते हैं यूटिलिटी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड होती है, वो ज़्यादा दिखेगी हमें क्वांटिटी। प्राइसेस जैसे बढ़ेंगे तो कम क्वांटिटी को एक कंज्यूमर प्रेफरेंस देता है, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हाई प्राइसेस के ऊपर लो रहती है। तो इस केस में हाई प्राइसेस में मार्जिनल यूटिलिटी हाई प्राइसेस के ऊपर क्वांटिटी कम डिमांड करता है, और जब प्राइसेस गिरते हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड करता है। इस लॉजिक के हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमें मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट से हमें कंज्यूमर की प्रेफरेंस पता चलती है, बढ़े हुए प्राइसेस और घटे हुए प्राइसेस पर कितनी जो मांग है वो करेगा कंज्यूमर। तो दोनों ही ऑप्शंस कंज्यूमर की प्रेफरेंस के बारे में हमें बताते हैं। A B दोनों ही करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर 3 A और B दोनों सही हैं। बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है, बजट डेफिसिट मतलब ओवरऑल टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर रहे टोटल रेवेन्यू से, यानी कुल आगम हमारे कम रह जाएं और कुल जो हमारी लागत है या कुल खर्चा है वो बढ़ा हुआ हो, उसी को हम बजट डेफिसिट बोलते हैं। बजट कुल की बात करते हैं, बजट डेफिसिट कुल की बात करेगा, ना रेवेन्यू की ना कैपिटल की। तो इन सभी में से डिफरेंस बिटवीन ऑल रिसीट एंड ऑल एक्सपेंडिचर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ना फिस्कल की बात करता है बजट डेफिसिट, ना रेवेन्यू की, कुल मिलाकर के कुल लागत जो है, कुल खर्चा जो है वो प्राप्तियों से कितना अधिक है, कुल खर्चा कुल प्राप्तियों से कितना अधिक है उसकी बात करता है हमारा बजट घाटा। गिनी कोफिशिएंट इज यूज टू मेजर। गिनी कोफिशिएंट के थ्रू हम किसको मेजर करते हैं, गिनी कोफिशिएंट हमारी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की बात करता है। लो रेंज करके हमने बात की, लाइन ऑफ इक्वालिटी है ये अपनी, ये हमारा एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन इस लाइन ऑफ इक्वालिटी से कितना डेविएट कर रहा है इसको बता रहा है ये हमारा लो रेंज कर्व।
अभी जो लो रेंज कर्व है इसके अंदर वाले पोर्शन को हम ए बोलते हैं और बाहर वाले को बी। ये कुछ इस तरीके का बिल्कुल बंद बॉक्स होता है और फॉर्मूला क्या बनता है, फिर हमें ए फाइंड आउट करना है आउट ऑफ दिस टोटल ट्रैंगुलर एरिया। इस पूरे ट्रैंगुलर एरिया में से हमें ए फाइंड आउट करना है। तो ए इस टोटल का कितने परसेंट है वो फाइंड आउट करता है गिनी कोफिशिएंट, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होगा गिनी कोफिशिएंट का। ये इनकम की इनइक्वालिटी को मेजर करने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इन द सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन ये यहाँ पे ये लोअर पोर्शन जो है ये लिक्विडिटी ट्रैप को दिखाता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की बात करें बहुत ही लो रहती है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होते हैं लिक्विडिटी ट्रैप में। ये वाला पोर्शन लिक्विडिटी ट्रैप को दिखाता है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई नहीं होते, लो होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोलती है कि मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होती। अगर हम यहाँ पे बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की, अगर हम मनी सप्लाई को चेंज करके देखें, इस वाले पोर्शन में हमने मनी सप्लाई को बढ़ा दिया। मनी सप्लाई के बढ़ जाने से क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना सेम ही रहता है। तो इस केस में लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में मॉनेटरी पॉलिसी यानी मनी सप्लाई को बढ़ाना घटाना इफेक्टिव नहीं रहता, हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज नहीं कर पाता, इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव रहती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लो रहेगा लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट की एक्सपेक्टेशन अपनी हाई रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली एक्सपेक्टेशन की बात नहीं की गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा होगा ये पूछा गया है। तो लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट लो रहेगा, हाई नहीं। ओनली बी इज करेक्ट। यहाँ से सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा कि ओनली बी सही है। तरलता जाल की स्थिति में ब्याज की दर अधिक नहीं होगी और मौद्रिक नीति अप्रभावी रहेगी, ये सही है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स कंस्टिट्यूटेड बाय द यूपीए गवर्नमेंट इन नवंबर 2004। नवंबर 2004 में कृषकों पर राष्ट्रीय कमीशन बनाया गया था यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसमें अध्यक्षता किसने निभाई थी ये पूछा गया है। अध्यक्ष कौन था उसका, तो एम एस स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष थे, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, जो अपने आप में रीअकरिंग हो। रीअकरिंग का मतलब क्या है, रीअकर करे, यानी रीअकर का मतलब क्या है कि बार बार देखने को मिले हमें। तो रीअकरिंग नेचर का हमें मिलेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बार बार एक्सपेंडिचर हो, मंथली बेसिस पर हो, एनुअल बेसिस पर हो, लेकिन बार बार हो। अगर यहाँ पे इन सभी ऑप्शंस में से बात करें, सब्सिडी गवर्नमेंट मंथली भी देती है, हर बजट में सब्सिडी देती है। इंटरेस्ट की पेमेंट भी सरकार मंथली बेसिस पर करती रहती है। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन को रीपे करना, चुका देना, कि मान लो हमने 20 साल पहले कोई लोन दिया था, उसको एक ही बारी में हमने रीपे कर दिया लोन को। अब जो ये रीपेमेंट है ये एक ही बारी में की गई, ये बार बार नहीं होगी, ये रीअकरिंग नहीं होगी। तो रीपेमेंट ऑफ लोन अपने आप में एक तरह का कैपिटल कंसेप्ट हो गया, ना कि रेवेन्यू। सैलरी देने का काम है, ये भी मंथली बेसिस पर गवर्नमेंट करती है। तो इन सभी ऑप्शंस में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो इंक्लूड नहीं होगा वो होगा अपना सी ऑप्शन, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। लोन्स को जब आप चुकाते हो, एक बारी में चुकाते हो, तो ये रीअकरिंग नहीं है, ये रिपीट नहीं होता ये काम। ओनली सी करेक्ट होगा यहाँ से। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक तरह का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारी लाइबिलिटी कम हो जाती है। जैसे ही आपने रीपेमेंट ऑफ लोन किया, ऐसे में आपको जो आपके ऊपर बर्डन था ना, आपको जो लाइबिलिटी थी, आपकी देयताएं थी, अब आपको जो ब्याज है वो नहीं चुकाना पड़ेगा। तो इससे जो देयताएं हैं वो कम हो जाती हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना तो हमारी लाइबिलिटीज़ के ऊपर ना ही हमारे एसेट्स के ऊपर, इन दोनों के ऊपर असर नहीं पड़ता। कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारे एसेट भी बढ़ जाते हैं। जब सरकार रोड बनाती है, पुल बनाती है बड़े बड़े, और कोई प्रोजेक्ट लेकर के आती है, तो उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर किया गया खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, क्योंकि सरकार उनके ऊपर खर्च करके देश के जो एसेट्स हैं उनको बढ़ाती है। देश में परिसंपत्तियों का निर्माण हो जाता है जब क्या किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है, पूंजीगत खर्चा किया जाता है। तो राजस्व व्यय में शामिल नहीं होगा हमारा ऋण का भुगतान, क्योंकि इससे हमारी जो लाइबिलिटी है वो कम हो जाती है, और लाइबिलिटी कम होने का मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ना कि रेवेन्यू। डिमांड पूल इन्फ्लेशन अकर ड्यू टू, डिमांड पूल इन्फ्लेशन किसकी वजह से आएगी, डिमांड बढ़ने की वजह से। डिमांड कौन करेगा, कौन बढ़ाएगा, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ये इसकी वजह से आएगी ही आएगी हमारी डिमांड पूल इन्फ्लेशन।
ब्लैक मनी इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में ब्लैक मनी सर्कुलेट हो गई, सभी लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इससे भी मांग बढ़ाएंगे वो लोग। डेफिसिट फाइनेंसिंग करने से, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि आपने नए नोट छाप दिए, मनी सप्लाई को बढ़ा दिया, ये भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन का रीज़न है। ए बी सी तीनों की वजह से डिमांड बढ़ेगी, फिर डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे। फोर्थ ऑप्शन ए बी सी आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट हेल्प गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स फिजिकल कंसोलिडेशन? गवर्नमेंट को फिजिकल कंसोलिडेशन करना है। फिजिकल कंसोलिडेट करने का मतलब क्या है? सरकार अपने खर्चे में, एक्सपेंडिचर में कमी लाए, रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश करे, यही है अपना फिजिकल कंसोलिडेशन। तो इनमें से कौन सा सरकार को हेल्प नहीं करने वाला फिजिकल कंसोलिडेशन में? सब्सिडी को घटा दे सरकार, जैसे ही सब्सिडी घटाएगी एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट है। गेटिंग मोर लोन, ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले लो, लोन लेगी गवर्नमेंट तो इससे क्या होगा? सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, फिर तो लोन लेने से तो सरकार खर्चा ज़्यादा करेगी ना, सरकार के हाथ में और ज़्यादा मनी आ जाएगी। तो इस केस में ये ऑप्शन अपना इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट ही हमें छांटना है कि कौन सा फिजिकल कंसोलिडेशन में हेल्प नहीं करेगा। इंक्रीज टैक्सेस, कि टैक्सेस को बढ़ा दो, टैक्सेस बढ़ेंगे तो सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी, सरकार की इनकम बढ़ेगी। अब अपने खर्चे में इफ़िशियंसी लेकर के आओ, सोच समझ के खर्च करो, ये भी सही है। तो 1, 3, 4 बिल्कुल करेक्ट है। इनकी मदद से सरकार अपने राजकोष या संगठन को बढ़ा सकती है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 कि आप अधिक ऋण ले लो, ये सही नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर डिफ्लेशन? डिफ्लेशन का मतलब इन्फ्लेशन का ठीक उल्टा। तो रीजन कौन सा नहीं है, ये हमें छांटना है। रिडक्शन इन मनी सप्लाई, सबसे पहले हम देखते हैं डिफ्लेशन में क्या होता है। इन्फ्लेशन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा पैसे लेके जाते हो और थोड़ा सा सामान लेके आते हो। अब डिफ्लेशन में क्या होगा? थोड़े से पैसे लेके जाओगे और बहुत ज़्यादा सामान लेकर के आ जाओगे। ये अपना डिफ्लेशन है और ये अपना इन्फ्लेशन है। यहाँ पे इन्फ्लेशन के केस में आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, डिफ्लेशन के केस में कम पैसे से ज़्यादा चीज़ें खरीद पा रहे हो। तो देखो, अब हमें क्या देखना है? डिफ्लेशन वाला ऊपर वाला केस देखना है। मनी सप्लाई कम है तभी तो लोगों के पास पैसे कम हैं, ठीक है, ये भी रीज़न है। रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, अब जब पैसे कम है, प्राइस कम है, सब कुछ कम है, तो इस केस में जो इन्वेस्टर हैं वे ऑप्टिमिस्ट नहीं होंगे, वो पैसिमिस्ट हो जाएंगे। उनको क्या लगेगा कि उनको प्रॉफिट कम मिलने वाला है, मंदी आई पड़ी है। तो ये भी सही है, ये भी रीज़न है डिफ्लेशन का। रिडक्शन इन क्रेडिट अवेलेबिलिटी, क्रेडिट कम है लोगों के पास, क्रेडिट यानी लोन कम मिल रहा है, इसीलिए तो ये पैसे कम है, कम में ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 ये तीनों रीज़न हो सकते हैं डिफ्लेशन के। फोर्थ क्या है कि आपके पास जो पॉलिसी रेट्स हैं उनमें कमी कर रखी है। पॉलिसी रेट में कमी होने का मतलब क्या है? लोगों के पास ज़्यादा, अब लोग ज़्यादा लोन ले पाएंगे, ठीक है, अब लोग लोन ज़्यादा ले पाएंगे, रिडक्शन कर रखा है, तो पॉलिसी रेट को रिड्यूस किया जाता है मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये कोई रीज़न नहीं है डिफ्लेशन का, बल्कि डिफ्लेशन को दूर करने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं, पॉलिसी रेट को गिरा सकते हैं ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आए, थोड़ी सी इकोनॉमी में हल्की फुल्की इन्फ्लेशन जनरेट हो। तो फोर्थ ऑप्शन जो कि रीज़न नहीं है डिफ्लेशन का, यही होगा फोर्थ ऑप्शन, कि आपको जितनी भी पॉलिसी रेट्स हैं, सरकार की मौद्रिक नीति, सॉरी आरबीआई की मौद्रिक नीति की दर हैं जो, उनको आप कम करोगे अपस्फीति को ठीक करने के लिए। लेकिन ये अपस्फीति का रीज़न नहीं है। मुद्रा पूर्ति कम है, ये रीज़न है। निवेश भी कम कर रहे हैं, इसीलिए मांग कम है, कीमत कम है, मंदी आई हुई है, ये रीज़न है। साख भी कम है, लोगों के हाथ में पैसे कम हैं, ये भी रीज़न हो सकता है अपस्फीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, फिलिप्स कर्व शो करता है रिलेशनशिप अनएम्प्लॉयमेंट की रेट और रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच। यहाँ पे ओ वाई पे अपनी इन्फ्लेशन रहती है और ओ एक्स के ऊपर अपनी अनएम्प्लॉयमेंट की रेट रहती है। इन दोनों के बीच के, यानी बेरोजगारी की दर, मुद्रास्फीति की दर के बीच के अपोजिट रिलेशन को शो करता है। अपना फिलिप्स कर्व कुछ इस तरीके का होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट अबाउट बैंकिंग ओबर्ट्समैन स्कीम, अब ये जो ओबर्ट्समैन स्कीम थी बैंकिंग, इसके बारे में कौन सा सही नहीं है, वो वाला हमें छांटना है। दिस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई अंडर सेक्शन 35A इन 1995, बिल्कुल करेक्ट है। ये स्कीम बैंक लेकर के आए थे। ओबर्ट्समैन का मतलब क्या है कि अगर कंज्यूमर्स को बैंक के खिलाफ कोई शिकायत करनी है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं इस स्कीम के अंडर। दिस स्कीम इज़ फॉर रीड्रेसल ऑफ कस्टमर्स कंप्लेंट अगेंस्ट बैंक, बिल्कुल करेक्ट है। अंडर दिस स्कीम बैंक्स डू नॉट हैव द ऑप्शन टू अपील बिफोर द अपेलेट अथॉरिटी, नहीं, बैंक भी अपनी तरफ से कुछ बोल सकते हैं। तो यहाँ से ए और बी दोनों करेक्ट हैं, ए भी करेक्ट है
तो जो करेक्ट नहीं है, नोट करेक्ट हमें छांटना था, जो करेक्ट नहीं है वो अपना ओनली सी, ये करेक्ट होगा अपना ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? कॉर्पोरेशन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक, इनके सामने हेडक्वार्टर्स दे रखे हैं और हमसे पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो इन सभी में से सभी सही मैच हैं, बस एक ये पंजाब नेशनल बैंक जो इसका पटियाला लिख रखा है ये नहीं होगा। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, तो यहाँ से सी ऑप्शन है जो कि इनकरेक्टली मैच है। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। कॉर्पोरेशन बैंक अपना जो है उसका मैंगलोर में है और बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में है। थर्ड ऑप्शन इनकरेक्टली मैच है। एम एस वर्मा कमेटी किससे रिलेटेड है? एम एस वर्मा कमेटी रिलेटेड है रूरल बैंक्स के रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। ये 8 बैंक्स थे, इन 8 बैंक्स को रीस्ट्रक्चर करने के लिए ये जो कमेटी है वर्मा कमेटी, इसको लाया गया था। अब जो ये वर्मा कमेटी थी, ये कमेटी 8 ऐसे बैंक जो कि जिनके लॉस ज़्यादा थे उनकी नेटवर्थ से, ठीक है, और 3 बैंक ऐसे थे जो कि नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे। इन 11 बैंकों के लगातार जो ये कंडीशन है ये पिछले 3 साल से थी। इन 11 बैंकों को रीस्ट्रक्चर करने के लिए 2 तरीके के चेंजेस रिकमेंड किए थे, ऑपरेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल, यानी स्टाफ से रिलेटेड और इनके जो ऑपरेशन है, इनके काम है, उस काम करने के तरीके में रिफॉर्म लाने से रिलेटेड सजेशन देने का काम किया था वर्मा कमेटी ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन करना। और जो ये 11 बैंक्स थे, 8 जो कि जिनके लॉस ज़्यादा थे और 3 ऐसे थे जहाँ पे क्या था, और 3 ऐसे थे जहाँ पर नेगेटिव जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर रहे थे। तो ये ग्रामीण एरिया में ही थे, रूरल एरिया में थे, इसीलिए ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन करना सही रहेगा। वर्मा कमेटी को रिलेट करेंगे हम ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इन सभी में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? सबसे पहले आरबीआई को हम लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यानी कि अंतिम ऋणदाता भी बोलते हैं। एग्जिम बैंक की बात करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए फाइनेंस करता है, आयात निर्यात के लिए वित्त देता है, फाइनेंस करने का काम करता है। आईसीआईसीआई पब्लिक सेक्टर का बैंक है, बिल्कुल ये इनकरेक्ट है। आईसीआईसीआई ये पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया में 12 हैं। इन 12 को देख लेंगे अभी कि कौन कौन से 12 बैंक सरकारी बैंक है हमारे। और नाबार्ड की बात करें, रूरल एरिया के डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये नाबार्ड। 1982 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, इन दी ईयर 1982 नाबार्ड बनता है और ये रूरल एरिया के विकास के लिए बनाया जाता है, कृषि विकास के लिए और वैसे भी नॉर्मली रूरल एरिया को फाइनेंस करने के लिए। अब यहाँ से ये अपने पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये अपने 12 बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। इन सभी बैंक्स की हमें टैगलाइन चेक करनी है कि किस बैंक की कौन सी टैगलाइन है। टैगलाइन के साथ साथ इनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर चेक करेंगे और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है वो भी चेक करेंगे। अब यहाँ से जो सही मिलान नहीं है वो है आईसीआईसीआई को एक प्राइवेट बैंक है उसको इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बता दिया, ये सही से मिलान नहीं कर रखा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 2 स्टेटमेंट हमें गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है आरबीआई चेंज करेगा रेपो रेट को एवरी मंथ टू कंट्रोल द मॉनेटरी सप्लाई इन इकोनॉमी। हर महीने चेंज करता है? नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने के बाद हम मॉनेटरी कमेटी बिठाते हैं, उसमें चेंजेस लाया जाता है इन रेट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में। एनी चेंज इन द रेपो रेट बाय आरबीआई इज अ सिग्नल टू बैंक टू रिवाइज देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल ठीक है, जैसे ही रेपो रेट में चेंज लाएंगी, रिवर्स रेपो रेट में किसी भी रेट में आरबीआई चेंज लाएगा, इससे जो अदर कमर्शियल बैंक्स हैं उनको सिग्नल मिलेगा कि वो भी अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस लेकर के आएँ। तो फर्स्ट अपना इनकरेक्ट होगा और सेकंड अपना करेक्ट होगा। हमें करेक्ट वाला बताना था तो ओनली बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ से करेक्ट होगा। इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई। आरबीआई जब एक्सपेंशनरी पॉलिसी लेकर के आएगी तो उस केस में उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा? विस्तारवादी मौद्रिक नीति। विस्तारवादी मौद्रिक नीति का मतलब क्या है पहले ये देखते हैं। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी में हम
मनी सप्लाई को एक्सपेंड करना चाहते हैं, लोगों के हाथ में हम पैसे को पहुंचाना चाहते हैं कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मनी हो, तो इस केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले कि उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, बोरो करने की लागत, बोरो करोगे तो आपकी लागत क्या है? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको पे करना पड़ेगा। अगर वो हाई हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो इसे हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बोलेंगे, ये इनकरेक्ट होगा। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घटानी चाहिए, तभी तो लोगों तक हम पैसा पहुंचा पाएंगे। मनी सप्लाई को डिक्रीज कर दो, मनी सप्लाई कम होगी। मनी सप्लाई को कम करने का उद्देश्य एक्सपेंशनरी पॉलिसी, विस्तारवादी मौद्रिक नीति का उद्देश्य मनी की सप्लाई को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, नहीं, इफेक्ट तो पड़ेगा सरकार की पॉलिसी का। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि सरकार की जो मौद्रिक नीति है उसका असर पड़ता है कमर्शियल बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। लास्ट बोलता है कि इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही है, यही हमारा उद्देश्य होता है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य होता है मनी की सप्लाई को बढ़ाना। इस एक्सपेंशनरी पॉलिसी में हम सभी रेट्स को गिरा देती है आरबीआई, ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाए मनी सप्लाई। तो मनी की सप्लाई को बढ़ाना ऑब्जेक्टिव रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर अदर रेट्स ऑफ जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, रेपो रेट, बैंक रेट, इनको गिराती है आरबीआई। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है बैंक्स वर नेशनलाइज इन इंडिया इन 1969-80, बिल्कुल ठीक है। 1969 में हमने 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया था, 1980 में हमने 8 बैंक्स को नेशनलाइज किया था। सेकेंड स्टेटमेंट, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स डिड ब्रिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि जब आप बैंकों को नेशनलाइज करोगे, ठीक है, सरकार अपने हाथ में कंट्रोल लेगी बैंक्स का, तो उस केस में फाइनेंशियल इंक्लूजन आएगा, बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब वित्तीय समग्रता को बढ़ावा, इंक्लूसिविटी की फॉर्म आएगी, वित्तीय समग्रता आएगी, सरकार प्रमोट करेगी लोगों को फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को बैंक से जोड़ने के लिए। ए बी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड अपना करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग उर्जित पटेल कमेटी करेक्ट, इनमें से कौन सी उनके बारे में, उस कमेटी के बारे में सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू एग्जामिन द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको एग्जामिन करने का काम किया था इस कमेटी ने, ये भी करेक्ट है। इस कमेटी ने सजेस्ट किया था कि आप नया सीपीआई लेकर के आओ एज नॉमिनल एंकर फॉर पॉलिसी रिकमेंडेशन, ठीक है, पॉलिसीज के लिए आपको नया सीपीआई, ठीक है, अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये भी इन्होंने बिल्कुल रिकमेंड किया था उर्जित पटेल की कमेटी ने। इट रिकमेंडेड द आरबीआई गवर्नर शुड नॉट बी चेयरमैन, नहीं, ऐसा कुछ इन्होंने रिकमेंड नहीं किया था कि चेयरमैन गवर्नर को चेयरमैन नहीं होना चाहिए, ये इनकी रिकमेंडेशन नहीं थी। फर्स्ट और सेकंड रिकमेंडेशन थी, इनका सुझाव था उर्जित पटेल की कमेटी का कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो मौद्रिक ढांचा है उसको चेक करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए, साथ ही साथ एक नया उपभोक्ता कीमत सूचकांक है उसको क्या करना चाहिए, नामित मान को अपनाना चाहिए, उसके मॉनेटरी वैल्यू है जो उसको अपनाना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है बैंक्स डू नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट ऑन देयर सीआरआर डिपॉजिट विद आरबीआई। बैंक जब अपनी टोटल जो उनकी डिमांड डिपॉजिट होती है उसका कुछ परसेंट आरबीआई के पास लेकर के जाते हैं एज ए सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो के रूप में कुछ परसेंट आरबीआई को देते हैं। बदले में आरबीआई इनको इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करती, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है सीआरआर के अगेंस्ट। इसका मतलब बैंक को कुछ भी अर्न नहीं होगा जब वो सीआरआर आरबीआई तक पहुंचाएगा, बदले में जो अर्निंग होगी वो जीरो रहेंगे। बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट अपनी। ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ आरबीआई इज नथिंग बट सेल परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट, बिल्कुल करेक्ट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है कि आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को सेल करो, परचेज करो। आरबीआई यही काम करती है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को खरीदती बेचती है, इन्फ्लेशन के टाइम, डिफ्लेशन के टाइम पे सोच समझ करके कि कब बेचनी है कब खरीदनी है, ये काम करती है आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के साथ। और इसी काम को, आरबीआई के इसी काम को हम ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। थर्ड, कमर्शियल बैंक आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, बिल्कुल करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट छाटनी थी, 3 तो अपनी करेक्ट हो ही गई, लास्ट वाली इनकरेक्ट होगी। कह रहे हैं कि आरबीआई का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो होते हैं, हमारे विदेशी मुद्रा के भंडार होते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है आरबीआई का, जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। हम आरबीआई के फंक्शंस पढ़ते हैं, उनके कार्य पढ़ते हैं आरबीआई के। सेंट्रल बैंक के कार्यों में हम पढ़ते हैं कि सेंट्रल बैंक विदेशी मुद्रा भंडार का रक्षक होता है, ठीक है।
तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं उनसे आरबीआई का कोई लेना देना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट जीडीपी डिफ्लेटर? जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में कौन सा सही है? इट इज़ ए कम्प्रीहेंसिव मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, बिल्कुल करेक्ट है, ये अपने आप में समग्र है, एक कंप्लीट मेजर है। इट इज ड्राइव्ड एज अ रेशियो ऑफ जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एज कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस यानी नॉमिनल, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस यानी कि अपनी रियल, तो नॉमिनल को रियल जीडीपी से हम डिवाइड करते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर निकल के आ जाता है। ए बी दोनों सही होंगे, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट था वहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन? NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में कौन सा सही है? अब इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है इट इज़ अ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है। पॉवर्टी को दूर करने के लिए ही रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। दिस स्कीम वर्क्स थ्रू ऑर्गेनाइजिंग रूरल पुअर इनटू SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर रूरल लोगों को लगाना और उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रमोट करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोटिवेट करना कि खुद से खुद का कोई काम ढूंढो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रमोट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो ए बी दोनों करेक्ट होंगे। और बात करें इस योजना की, आजकल हम इसको दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM करके जानते हैं और इसको 2011 में शुरू किया गया था। वहीं बात करें इस योजना की तो ये रीस्ट्रक्चर किया गया था, कौन सी योजना को? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को रीस्ट्रक्चर करके इस योजना को बनाया गया था। यहां से ए और बी दोनों अपने करेक्ट होंगे, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? द फेरा ऑफ 1973 फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 का जो इंडिया में उसको रिप्लेस किया था फेमा ने, विद इफेक्ट फ्रॉम जून 2000, जो कि 2000 से इफेक्ट में आ गया था। फेमा जो कि 2000 में आ गया था इफेक्ट में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ऐसा किया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा कि जो ये एक्ट था ये डील करता था फॉरेन एक्सचेंज सिविल ऑफेंसेस, इसमें फॉरेन एक्सचेंज को एक सिविल ऑफेंस कंसीडर किया गया था। इससे पहले फेरा में जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड क्राइम थे या फिर जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी ऑफेंस होते थे उन ऑफेंस को एक पनिशमेंट दी जाती थी, पनिशेबल ऑफेंस माना जाता था। लेकिन बाद में जो फेमा आता है, फेमा इसको फॉरेन एक्सचेंज जो ऑफेंस होते हैं उनको सिविल ऑफेंस कंसीडर करने लगा। ए बी दोनों ही अपने करेक्ट होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी लेके आए थे फेरा की जगह फेमा को, और फेमा कब से आता है? जून 2000 से ये इफेक्ट में आ जाता है। ए और बी दोनों करेक्ट हैं। द क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम रिलेटेड है MSME से। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से अपना करेक्ट होगा, साख आधारित पूंजी सहायकी योजना MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है। द थीम ऑफ 12th 5-year प्लान वॉज, 12th 5-year प्लान की जो थीम थी वो लास्ट थी, फोर्थ ऑप्शन, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव, तीव्र स्तर और अधिक समायोजित विकास, ये थीम थी हमारे 12th 5-year प्लान की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है नेशनल इनकम की ट्रू एक्सप्रेशन, यानी किस तरीके से आप नेशनल इनकम को दिखा सकते हो। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट FC को ही हम नेशनल इनकम मानते हैं। अब NNP एट FC अगर हमारा नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय है तो ऐसे में NNP एट FC जो कि ऑप्शन नंबर 2 और 4th में गिवन है, NNP एट FC, इसमें ना तो कुछ जोड़ना है ना घटाना है, तो अपना 2nd और 4th तो करेक्ट हो गया क्योंकि ये कुछ जोड़ रहे हैं NNP एट FC में। तो हमें चेक करना है फर्स्ट को और थर्ड को, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट में क्या किया गया है? NNP मार्केट प्राइस है, उसमें डेप्रिशिएशन जोड़ दिया, ये तो नेट से ग्रोस बन गया, GNP रहा मार्केट प्राइस पे ही, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया। ऐसे करके जो थर्ड है वो अपना राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे NNP एट मार्केट प्राइस को इसके अंदर से हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दिया, तब जा करके अपना क्या आता है? फैक्टर कॉस्ट आता है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी माइनस करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? फर्स्ट में
जीडीपी कैसे निकलेगी? जब हम जीएनपी में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड घटा देंगे, डोमेस्टिक निकल जाएगा। नेशनल से हमने डोमेस्टिक बना दिया, फॉरेन की जो इनकम थी उसको हटा दिया, बिल्कुल करेक्ट है। जीएनपी बनाना है, नेट हमारे पास है, एनएनपी हमारे पास है, इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ दी, जो ये आगे का एन था ये किस में बदल जाएगा? जी में बदल जाएगा। सेकंड भी करेक्ट होगा। एनडीपी बनाना है हमें, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रोस हमारे पास है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हमारे पास है। अब पहले इसको हमने जीएनपी को पहले हमने नेट बनाया, तो जी को एन बनाने के लिए, इस जी को एन में बदलने के लिए डेप्रिसिएशन घटा दी, तो हमारा ये एनएनपी बन गया। अब इस नेट को, इस नेशनल को हमें डोमेस्टिक बनाना है, तो नेट फैक्टर इनकम अब्रोड हमने घटा दी, विदेशों से जो आय मिली थी उसको हमने हटा दिया, तो डोमेस्टिक बन गया। थर्ड भी अपना करेक्ट होगा। फोर्थ में क्या किया गया है? फोर्थ ही अपना आंसर होगा, नोट करेक्ट हमें छाटना था। अगर ऊपर के तीन हमारे करेक्ट हैं तो फोर्थ अपना इनकरेक्ट होगा। एनएनपी डोमेस्टिक बनाना है हमें, और डोमेस्टिक के लिए अगर आप नेट फैक्टर इनकम को जोड़ रहे हो पीछे, तो आपका डोमेस्टिक नहीं बन सकता। आपको इस नेशनल में से जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है उसको माइनस करना होगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को घटाना होगा। फोर्थ अपना यहाँ से इनकरेक्ट था, फोर्थ ऑप्शन वॉज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन रेवेन्यू रिसीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इनमें से कौन सा रेवेन्यू रिसीट नहीं है सरकार की। रेवेन्यू रिसीट की बात करें, ये रीअकरिंग मिलेगा, ऐसी रिसीट्स जो सरकार को टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट में यही डिफरेंस है कि रेवेन्यू रिसीट से एसेट्स और लाइबिलिटी, इन दोनों में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। कैपिटल रिसीट से आपके एसेट्स बढ़ेंगे और आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। जब भी आपको कैपिटल रिसीव होएगी या तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। सपोज आपने कैपिटल आपने बोरोइंग्स की, यहाँ से आंसर अपना फोर्थ है बोरोइंग, आपने बोरोइंग की तो इससे आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई और आपके एसेट बढ़ जाएंगे। लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेंगी बोरोइंग्स के, जो आपने बोरोइंग्स ली हैं उनके लिए। अब इस बोरोइंग का अगर आप किसी प्रोजेक्ट में लगा देते हो इन बोरोइंग्स को, और वहाँ से आपको जो इनकम जनरेशन होएगी, ठीक है, अगर आप तो आप ऐसे प्रोजेक्ट पे लगाते हो जिसके थ्रू आप देश में कुछ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देते हो, रोड बनवा देते हो, पुल बनवा देते हो, उससे देश के एसेट्स बढ़ जाएंगे। तो बोरोइंग्स के थ्रू लाइबिलिटीज़ और एसेट, इन दोनों में चेंज आता है, इसीलिए बोरोइंग्स अपना कैपिटल है, रेवेन्यू नहीं है। वहीं बात करें पहले की, इंटरेस्ट मिलना, जब स्टेट गवर्नमेंट से सरकार को इंटरेस्ट मिलता है, जो कि लोन दिया था उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उनको मिलेगा, इंटरेस्ट की पेमेंट मिलेंगी, वो उनको मंथली मिलेंगी। प्रॉफिट होगा जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, जो सरकारी क्षेत्र की जो यूनिट्स हैं वहाँ पे प्रॉफिट भी मंथली जनरेट होगा। फीस फाइन है ये भी मंथली मिलेंगे, तो ये रीअकरिंग है। रेवेन्यू रिसीट्स अपनी रीअकरिंग होती है, टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। यहाँ से अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। इन दो स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें छांटना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि सर्विस सेक्टर हैज़ बीन द ड्राइवर ऑफ हाई रेट ऑफ ग्रोथ जीडीपी की। जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो हाई थी बिकॉज ऑफ सर्विस सेक्टर। आफ्टर रिफॉर्म वाला जो पीरियड था ना, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड था, 1991 में हमने रिफॉर्म्स अपनाए थे एलपीजी के, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इन रिफॉर्म के बाद जो टाइम पीरियड था वहाँ पर सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट हाई थी, इसीलिए हमारी जीडीपी में ग्रोथ रेट हाई हमें देखने को मिली। बिल्कुल करेक्ट है, यही रीज़न है। बी स्टेटमेंट कहती है कि सर्विस सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन एम्प्लॉयमेंट। रोजगार देने में भी अपना सर्विस सेक्टर नंबर 1 है, लार्जेस्ट नहीं है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर। एम्प्लॉयमेंट अगर बात करें, देश के लोगों को रोजगार जहाँ से सबसे ज़्यादा मिलता है वो अपना एग्रीकल्चर यानी अपना प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन जीडीपी इन इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जीडीपी में, ये सेकेंड नहीं फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है, यानी जीडीपी के मामले में, इनकम के डोमेस्टिक इनकम के मामले में पहले नंबर पे है, और रोजगार देने के मामले में ये सेकेंड नंबर पे आता है। तो यहाँ से ओनली ए इज़ करेक्ट, करेक्ट हमें छांटना था, ओनली ए अपना यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ ए अपना सही है। हिंदी वर्जन देख लेना। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि शेयर इन जीडीपी, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्विस का शेयर सबसे बड़ा है, वहीं एम्प्लॉयमेंट में बात करें, रोजगार देने के मामले में एग्रीकल्चर का शेयर सबसे बड़ा है। सेकंड नंबर पे सर्विस आती है और थर्ड नंबर पे रोजगार देने में इंडस्ट्री आती है।
वहीं जीडीपी में शेयर की बात करें तो पहले नंबर पे सर्विस, दूसरे पे इंडस्ट्री आती है, और जीडीपी में, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, इनकम में, घरेलू इनकम में एग्रीकल्चर का योगदान सबसे कम है, लेकिन रोजगार देने के मामले में एग्रीकल्चर का योगदान सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है, जिसको 1995 और 1996 में इस्टेब्लिश किया गया था, इंस्टीट्यूट किया गया था, इसको नाबार्ड ने बनाया था। इनिशियल इनकॉर्पस की बात करें तो 2000 करोड़ की पूंजी के साथ इसको बनाया गया था इनिशियली। नेक्स्ट करते हैं। नाबार्ड, फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, ग्रामीण संस्थागत ढांचा विकास फंड। इसकी स्थापना नाबार्ड के द्वारा की गई थी 95-96 के अंदर। कैपिटल रिसीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डू नॉट इंक्लूड। अब कैपिटल रिसीट यानी कि जिससे हमारे एसेट और लाइबिलिटी इन दोनों में फ़र्क पड़े, आपके एसेट्स में और लाइबिलिटी इन दोनों में फ़र्क पड़ना चाहिए। कुछ ऐसा मिले आपको जिससे आपके एसेट बढ़ जाए या आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाए, एसेट घट जाए या लाइबिलिटी घट जाए, दोनों में चेंज आना चाहिए। कैपिटल रिसीट की बात करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव होएगी, इंटरेस्ट रिसीट ऑन लोन, इंटरेस्ट मिलेगा, मंथली मिलेगा, रीअकरिंग नहीं होना चाहिए। कैपिटल रिसीट नहीं है तो ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, ये कैपिटल रिसीट नहीं है, ये भी आंसर हो सकता है। बोरोइंग्स, बोरोइंग तो एक ही बारी में मिलती है, जब हम लोन लेते हैं बोरोइंग्स होती हैं, एक ही बारी में हमें मिलती है, इससे हमारे एसेट लाइबिलिटी दोनों में चेंज आता है। तो कैपिटल रिसीट नहीं है, उनको छाटना है, ये तो कैपिटल रिसीट ही है। रिकवरी ऑफ लोन, लोन आपको वापस मिल गए, जब आपको आपके लोन जो आपने दिए थे वो वापस मिल जाते हैं तो आपके एसेट कम हो जाते हैं, जहाँ से आपको आमदनी का जो सोर्स था ना वो कम हो जाता है। तो ये भी सेकंड और थर्ड, ये तो अपने कैपिटल रिसीट है। रिसीट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट को आपने बेच दिया, एक ही बारी में आपको अच्छे खासे पैसे मिल गए, लेकिन आपके जो एसेट है वो कम हो गए, तो एसेट में चेंज आया, ठीक है, आपकी संपत्ति कम हो गई जैसे ही आपने पब्लिक सेक्टर की किसी इंडस्ट्री को बेच दिया, तो उसकी वजह से जो रिसीव आपको हुई उसको हम कैपिटल कंसीडर करेंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमारे पूंजीगत प्राप्तियां हैं, ठीक है, बोरोइंग करना, आपको लोन वापस मिल गया और आपने डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू अर्निंग कर ली। इन तीनों तरीके से जो आपके हाथ में मनी आएगी वो कैपिटल रिसीट होएगी, आपकी पूंजीगत प्राप्ति होएगी आपकी। तो जो आंसर कैपिटल रिसीट का नहीं है वो है इंटरेस्ट की पेमेंट, जो कि बार बार आपको करनी पड़ती है। जो बार बार करना पड़े वो रेवेन्यू रिसीट होता है, राजस्व प्राप्तियां होता है, ना कि पूंजीगत। ऋण पर ब्याज की प्राप्ति जब आपको होती है तो वो हर महीने होती है आपको प्राप्ति, तो रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। एमपीसी और एमआरटी आपको दे रखा है, टैक्स की रेट दे रखी है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दे रखा है। वैल्यू ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर कितनी होगी ये आपसे पूछा गया है। अब ऐसे में टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम। टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, टैक्स मल्टीप्लायर के फॉर्मूले में माइनस एमपीसी ऊपर आएगा, एमपीएस नहीं, एमपीसी, एमपीसी ऊपर माइनस एमपीसी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी हम करेंगे तो हमारा टैक्स मल्टीप्लायर निकल के आ जाएगा। ऊपर माइनस का 0.8 और नीचे 1 माइनस 0.8। अब ऊपर माइनस का 0.8 चलेगा और नीचे क्या आएगा, 1 में से 0.8 को माइनस करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, और ऐसे में जब इनको हम काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4, -4। सेकेंड ऑप्शन यहाँ से अपना करेक्ट है। हमने क्या निकाला, कर गुणांक का कौन सा फॉर्मूला था, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति नेगेटिव ऊपर ली और 1 माइनस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति नीचे ली। फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट किया और हमारा कर गुणांक निकल करके आया -4। गिवन द सेविंग फंक्शन हमें दे रखा है। अब सेविंग फंक्शन हमें गिवन है, इसका मतलब 0.25, ये हमारा क्या है, इसके पीछे वाई भी गिवन है। इफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इंक्रीज बाय ₹250 करोड़, इन्वेस्टमेंट में चेंज कितने से होता है, 250 करोड़ से इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ जाता है, तो नेशनल इनकम कितने से बढ़ेगी हमें ये बताना है। अब सेविंग फंक्शन के अंदर 0.25 हमारा MPS गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, क्योंकि ये सेविंग फंक्शन में y के साथ है। अब MPS, अब हमारा K का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय MPS। अब 1 डिवाइडेड बाय 0.25 अगर हम करेंगे 25 के, अब पॉइंट हटाएंगे तो 25 के नीचे अपना 100 आ जाएगा। अब 25 के नीचे 100 आएगा, 25 डिवाइडेड बाय 100, ऊपर 1 था ही, अब 100 डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा,
4 अपने मल्टीप्लायर की वैल्यू आती है। अब अगर मल्टीप्लायर हमारा 4 है तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारा 250 गिवन था। इतनी इन्वेस्टमेंट होने से इनकम में चेंज कितने से आएगा, डेल्टा वाई कितना होगा, डेल्टा वाई कितना होगा, के मल्टीप्लाई बाय चेंज इन इनकम इन्वेस्टमेंट। तो के हमारा 4 निकल के आया है, 4 को हम चेंज इन इन्वेस्टमेंट यानी 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1000 निकल के आएगा, 1000 करोड़ निकल के आएगा। क्या इनकम में इंक्रीमेंट कितने से हुआ वो पता चलेगा हमें यहाँ से। मल्टीप्लायर को चेंज इन इन्वेस्टमेंट से हमने मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लायर था, ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट था, हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर निकल के आया 1000 करोड़ से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, जबकि हमारा निवेश में वृद्धि इतने से हो रही थी। ये हमारा सेविंग फंक्शन था, बचत फलन था। यहाँ से हमें सीमांत बचत की प्रवृत्ति पता चल गई 0.25। सिंपली हमने के निकाला पहले, और के निकालते हैं तो हमें पता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई हमारा के होता है। जब हमें डेल्टा आई गिवन है, के गिवन है, वाई हमें निकालना है। वाई कैसे निकलेगा, ये के और आई की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई निकल के आ जाएगा, चेंज इन वाई। अब ये हमें एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी में गवर्नमेंट के बजट का डाटा दे रखा है। रेवेन्यू रिसीट दे रखी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट दे रखी है हमें। और हमें निकालने को बोला गया फिस्कल डेफिसिट निकाल दो। फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला देखते हैं। अब इस केस में फिस्कल डेफिसिट, वैसे फिस्कल डेफिसिट होती है बोरोइंग के इक्वल, ठीक है, और यहाँ पे बोरोइंग्स के इक्वल हम नहीं कर सकते थे फिस्कल डेफिसिट को। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पर, टोटल एक्सपेंडिचर, जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है। अब यहाँ पे अगर हम देखें फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए हमें पहले टोटल एक्सपेंडिचर निकालना होगा। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे सबसे पहले, फिर उसमें से माइनस कर देंगे रेवेन्यू रिसीट को, रिकवरी ऑफ लोन अगर हमारे पास है तो उनको भी माइनस करेंगे, जो अदर नॉन टैक्स रिसीट है हमारे पास, नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स हैं, उनको भी माइनस करेंगे। अभी हमारे पास रेवेन्यू रिसीट है और ये नॉन डेट वाला ऑप्शन है, इन दोनों को माइनस कर देंगे टोटल एक्सपेंडिचर में से। तो सबसे पहले हमने टोटल एक्सपेंडिचर बनाया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर को जोड़ दिया। रेवेन्यू जो कि 1000 था, कैपिटल एक्सपेंडिचर 200 करोड़ था, टोटल एक्सपेंडिचर आता है 1200 करोड़। फिर इस टोटल एक्सपेंडिचर में से जो 1200 करोड़ आया है अपना, इसमें से माइनस किया रेवेन्यू की रिसीट जो कि 700 थी, और नॉन डेट कैपिटल रिसीट जो कि 100 करोड़ थी। इन दोनों को माइनस किया 1200 में से, इन दोनों का सम आया 800। अब 1200 में से 800 को माइनस कर दिया हमने तो आंसर आता है 400 करोड़, यही हमारा फिस्कल डेफिसिट है। अब यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट का, टोटल एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट को घटा दो, पूरी कैपिटल रिसीट नहीं घटानी है, सिर्फ वे कैपिटल रिसीट्स जो कि नॉन डेट क्रिएटिंग है उसको माइनस कर देंगे। करेक्ट ऑप्शन होगा अपना 400 करोड़, ऑप्शन नंबर 2। इन्वेस्टमेंट डिमांड इन एन इकोनॉमी डिपेंड ऑन, इन्वेस्टमेंट की डिमांड एक इकोनॉमी में किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कितना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इन दोनों ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ से बी और सी अपना करेक्ट होगा, बी एंड सी, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। निवेश की मांग सीमांत उपयोगिता और ब्याज की दर के ऊपर निर्भर करती है। केन्स के अकॉर्डिंग इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिट क्यों करता है, अनिच्छुक जिसको हम बोल सकते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी क्यों पाई जाएगी, लोग इच्छा ही नहीं है लोगों में काम करने की। तो केन्स बात करते हैं डिमांड साइड की, तो इस केस में इनवॉलंटरी यानी लोग काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा, वो अपनी इच्छा के बिना अनएम्प्लॉयड हैं। तो इस केस में क्योंकि डिमांड कम है इकोनॉमी में, इसीलिए प्रोडक्शन कम है, लोगों को कम काम पे बुलाया जा रहा है, यही रीज़न है। एग्रीगेट डिमांड की डिफिशियंसी की वजह से ही लोग इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो समग्र मांग में कमी की वजह से ही अनैच्छिक बेरोजगारी पाई जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इससे पहले डिमांड पुश इन्फ्लेशन पूछा गया था, डिमांड पुल, अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का रीज़न पूछा गया है। कॉस्ट किस तरीके से बढ़ेगी, जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी, जब वेजेस को बढ़ाया जाएगा तो कॉस्ट पक्का बढ़ेगी, जब प्रॉफिट के मार्जिन को बढ़ा दिया जाए। उस केस में जब आप प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट करना चाह रहे हो यानी आपको प्राइसेस ज़्यादा रखने हैं तो इसमें इन्फ्लेशन बढ़ेगी। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने का मतलब प्रॉफिट ज़्यादा करना चाह रहे हो तो आप प्राइसेस को बढ़ाओगे ताकि आपका प्रॉफिट बढ़ सके।
तो बी और सी तो रीज़न है, लेकिन गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर बढ़ना है इसकी वजह से डिमांड बढ़ती है लोगों की, तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन का रीज़न है, ना कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का। तो यहाँ से लागत जनित मुद्रास्फीति का कारण कौन कौन सा है? एक तो मजदूरी बढ़ा देना, जब आप मजदूरी वेज ज़्यादा दोगे तो वेज ज़्यादा देने से, मजदूरी ज़्यादा देने से आपकी लागत आएगी, लागत की वजह से प्राइस बढ़ाओगे। लाभ के अनुपात को बढ़ाओगे, आप प्रॉफिट ज़्यादा चाहते हो तो आपको कीमत बढ़ानी पड़ेगी, कीमत बढ़ाओगे तो इन्फ्लेशन आएगी, मुद्रास्फीति इकोनॉमी में आएगी। यहाँ से अपना बी और सी सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट वन। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इन्फ्लेशन हाई हो, साथ ही साथ एक हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिले, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिले, ऐसी सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से करेक्ट होगा। ये फिलिप्स कर्व का ठीक उल्टा है। फिलिप्स कर्व कहता है कि जब इन्फ्लेशन हाई होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ये कहता है कि इन्फ्लेशन भी हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई है। इसको हम स्फीति गतिरोध या फिर स्फीति जनित मंदी भी कहते हैं। स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से बढ़ने से, ठीक है, जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी इससे जीएनपी हमारा नेशनल प्रोडक्ट बढ़ेगा। मल्टीप्लायर बताएगा कि भाई कितनी परसेंट बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक है। जीएनपी बढ़ता है सरकार के एक्सपेंडिचर को बढ़ाने से, और कितनी परसेंट बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा मल्टीप्लायर की वैल्यू के ऊपर। टैक्सेस बढ़ाने से जीएनपी इंक्रीज होता है? नहीं। जब आप टैक्स को बढ़ाओगे तो लोग क्या करेंगे? अपने कंजम्पशन में कमी कर देंगे, और जब लोग कंजम्पशन में कमी करेंगे, डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, तो देश में जो उत्पादन है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, वो इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा। हमें करेक्ट वाला पूछा था हमसे, तो करेक्ट कौन सा है? ओनली ए इज़ करेक्ट। सिर्फ ए अपना यहाँ से सही है कि सरकारी व्यय में वृद्धि से हमारा जो जीएनपी है वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करेगा गुणांक के मूल्य के ऊपर। कर बढ़ाने से जीएनपी कभी नहीं बढ़ता। कर बढ़ाने से सरकार की अर्निंग तो बढ़ती है, लेकिन कर बढ़ाने से जो देश का नेशनल प्रोडक्ट है वो घटेगा। ओनली ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो कि पर 1000 लाइव बर्थ के ऊपर हम मेजर करते हैं ना इंडिया में, वो कितनी हो गई थी गिरकर? अब यहाँ से ये हमारे पास इंडिकेटर्स हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के, जो कि 19, जिसका टाइम पीरियड क्या है? 2019 से 2021 का। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का डाटा है, और इन दोनों के बीच में से हमसे पूछा गया अभी कि भाई 5 का डाटा, हमें इस वाले पोर्शन पे ध्यान देना है। अर्बन, रूरल और टोटल हमसे पूछा गया है कि इन्फेंट की मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ कितनी है, कितनी गिर के कितनी हो चुकी है? तो ये गिर के 35.2 रह गई है इन्फेंट मोर्टेलिटी की रेट। आपको बाकी अदर इंडिकेटर्स को देखना है, अर्बन एरिया में कितने हैं एनएफएचएस 5 में, और रूरल में कितने हैं, और ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में इन सभी इंडिकेटर्स का क्या सीन है वो आप देख सकते हो अदर इंडिकेटर्स में भी। अब यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट होगा। 35.2 भारत में शिशु मृत्यु दर, जिसको हम प्रति 1000 जीवित जन्म के ऊपर मापते हैं, वो घट करके 35.2 रह गई है अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है। एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, सेक्स रेशो ऑफ हरियाणा इम्प्रूव हो चुका है। 836 था, अब 5 में, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में 893 हो चुका है। केरला की बात करें इसी टाइम पीरियड में, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 से 5 के टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड में जाने तक केरला का डिटेरियोरेट हुआ है, गिरा है। पहले 1047 था, बाद में 951 रह गया है। क्या चीज़? सेक्स रेशो की बात हो रही है, तो केरला के में गिरावट देखने को मिली है लिंग अनुपात में, और भारत में अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा स्टेट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से अपना करेक्ट होगा। अब देख लेते हैं अलग अलग स्टेट में सेक्स रेशो में क्या चेंजेस देखने को मिले। अब यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें ये दिखाया गया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अंदर क्या सीन है, और 4 में हमारा क्या सेक्स रेशो था अलग अलग स्टेट का। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे हमें दिखने को मिल रहा है कि भाई इंप्रूवमेंट कहाँ पे देखने को मिली। ये ऊपर वाली स्टेट्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिली, और नीचे वाली स्टेट्स जो है ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, केरला। यहाँ पे केरला आ गया नीचे लास्ट में, इसी का हमसे पूछा गया था। इनमें क्या हुआ, इनकी जो परफॉर्मेंस है सेक्स रेशो के मामले में, वहाँ पे डिटीरियोरेशन देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिली है, इनकी सेक्स रेशो गिरी है।
पहले 924 थी महाराष्ट्र की, अब 913 रह गई है। 977 थी छत्तीसगढ़ की, 960 रह गई है। हिमाचल प्रदेश की देखें तो 37 से 875 हो चुकी है। 937 थी, 875 हो चुकी है। तो ये जिनमें कमी आई है जिन जिन स्टेट की, वो देख लेंगे हम कि कौन कौन सी स्टेट ऐसी है जहाँ पे हमें सेक्स रेशो में गिरावट देखने को मिली है पहले के कंपैरिजन में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के कंपैरिजन में 5 में गिरावट आई है। अब यहाँ से दोनों ही ऑप्शन अपने करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले जो हरित क्रांति आई थी ये एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए थी। इससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी, दोनों सही हैं। इसने रीजनल इनइक्वालिटी को कम कर दिया, रीजनल इनइक्वालिटी को और बढ़ा दिया था। सिर्फ जो नदर्न इलाका था भारत का वहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी, साउथ के इलाके में प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी। तो सिर्फ रीजनल इक्वालिटी, नॉर्थ का इलाका जहाँ पहले से एग्रीकल्चर अच्छी थी वहाँ पे एग्रीकल्चर और ज़्यादा बेटर हो गई। तो जो इनइक्वालिटी थी उसको बढ़ाने का काम किया था हमारी हरित क्रांति ने। तो थर्ड करेक्ट नहीं है, फर्स्ट और सेकंड ए बी दोनों अपने करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट वन। हरित क्रांति के संबंध में ये पहली दो ठीक है, तीसरी हमारी गलत है क्योंकि असमानताओं को बढ़ा दिया था। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। एग्रीकल्चर का टोटल एम्प्लॉयमेंट में इंडिया में जो शेयर है वो गिर के 1999 से 2017-18 के तक आए जब हम, ठीक है, 2000 से 17-18 इन जो बीच के 2 डेकेड हैं, इन 2 डेकेड्स के अंदर एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयमेंट का शेयर है उसमें गिरावट आई है। ये बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चर जितना पहले एम्प्लॉय करती थी लोगों को उसके कंपैरिजन में जो लोगों का एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर में वो गिरा है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो ऑफ फीमेल डिक्लाइंड वेरी शार्पली बिटवीन, हाँ, फीमेल का जो पार्टिसिपेशन रेशो है वो उसमें गिरावट देखने को मिली है 11-12 से 17-18 के बीच में। ए बी दोनों अपने करेक्ट होंगे। यहाँ से आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो इसका डाटा देख लेंगे आप, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर 3। अब आपको यहाँ से चेक करना है कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन रेशो है, श्रम बल में भागीदारी की जो दर है, रेट है, वो अब रिसेंटली कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इंडिया में एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, जो कि रंगराजन कमेटी ने 2014 में जो रिपोर्ट दी थी उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 11-12 का उन्होंने यूज़ किया था। उस सर्वे के अकॉर्डिंग कमेटी ने क्या डिसाइड किया था कि पॉवर्टी रेट कितना है, पॉवर्टी कितने परसेंट है भारत में। तो पॉवर्टी का एस्टिमेशन उन्होंने 29.5% लगाया था भारत के लिए, पूरे भारत के लिए। उन्होंने पॉवर्टी का जो एस्टिमेशन है वो रूरल और अर्बन एरिया के लिए अलग अलग लगाया था। अब देख लेते हैं रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है पॉवर्टी को लेकर के। रंगराजन कमेटी, जिसको हम एक्सपर्ट ग्रुप टू रिव्यू द मेथडोलॉजी फॉर एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी भी बोलते हैं, इसको एक्सपर्ट ग्रुप भी कहा जाता है, रंगराजन कमेटी भी कहा जाता है। अब 29% तो इन्होंने इंडिया के लिए बताई थी पॉवर्टी। रूरल की बात करें तो 30.9 बोला था। अर्बन की बात करें 26.4% अर्बन एरिया में पॉवर्टी को इन्होंने बताया था। इन्होंने एक्सपेंडिचर लाइन बताई थी कि भाई मंथली बेसिस पर रूरल लोगों को मिलने चाहिए भाई 972 रुपीज़ और अर्बन लोगों को 1407 रुपी मंथली मिलने चाहिए पर कैपिटा इनकम। डेली एक्सपेंडिचर की एक इंसान का रूरल एरिया में एक्सपेंडिचर 32 है, एक इंसान का अर्बन एरिया में एक्सपेंडिचर 47 है। ये रंगराजन की रिपोर्ट हमें कहती है। अब अगले वाले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन हमने एचटेट में भी देखा था कि भाई एक्चुअल जो 5 ईयर प्लान है इनमें से कौन सा ऐसा है कि एक्चुअल जो परफॉर्मेंस थी, एक्चुअल ग्रोथ रेट इकोनॉमी की एस्टिमेटेड और द टारगेटेड ग्रोथ रेट से ज़्यादा थी। वहाँ पे मैंने एक ट्रिक बताई थी कि एक बात हमें याद रखनी है, 5, 6, 7, 8 वन फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, ये 5 ईयर प्लान ऐसे हैं जहाँ पर हमारी इकोनॉमी की एक्चुअल की ग्रोथ रेट टारगेटेड ग्रोथ रेट से हाइयर रही थी। तो यहाँ पे इन सभी ऑप्शन में से 1 ही हमें गिवन है, ऑप्शन नंबर 1, कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऐसा है जहाँ पे एक्चुअल में जो ग्रोथ रेट हुई वो हाई हो गई थी टारगेट से। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या तो 0 हो या फिर नेगेटिव चली जाए। ऑप्शन नंबर बी, छिपी हुई बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता 0 पाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग वैल्यू एडिड मेथड। जब आप वैल्यू एडिशन के मेथड से नेशनल इनकम को निकाल रहे हो मूल्य वृद्धि वाले तरीके से, तो इनमें से किसको शामिल करोगे।
अब यहाँ पे बोला गया है कि भाई आप ओनर ने खुद के घर में रह रहा है ओनर, तो उसका रेंट, बिल्कुल सही है, इसको शामिल करेंगे। इनपुटेड वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अपने खुद के लिए उगाई है ना चीज़ें, ठीक है, तो खुद के लिए प्रोड्यूस की गई चीज़ें उनको भी हम शामिल करते हैं। अब रोड से कुछ आ रहा है उसको भी हम शामिल करेंगे, लेकिन जो बीच में जो चीज़ें यूज़ की इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसको शामिल नहीं करेंगे, सीधा हम फाइनल कंजम्पशन को शामिल करते हैं, फाइनल प्राइस को शामिल करते हैं, ना कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। यहाँ से जिसको शामिल नहीं करेंगे वो है अपना डी। हमसे पूछा गया था कि किस किस को शामिल करोगे, ए बी सी आर द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से अपना करेक्ट होगा कि मूल्य वृद्धि के अंदर आप स्वामी द्वारा निजी इस्तेमाल मकान का अनुमानित किराया शामिल करोगे, स्वयं उपभोग हेतु उत्पादित वस्तुओं का अनुमानित मूल्य इसको भी शामिल करोगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय इसको भी शामिल करोगे, लेकिन मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य कभी भी शामिल नहीं किया जाएगा राष्ट्रीय आय के अंदर। हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है इकोनॉमी के बारे में और हमें मल्टीप्लायर निकालना है, सी गिवन है और टी गिवन है। अब ऐसे में 0.48 वाई डी, अब वाई डी है इसको हम वाई में कन्वर्ट करेंगे। पहले हमें यहाँ पे वाई लेके आना है, वाई डी से वाई निकालना है पहले, फिर हम मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पे c इज इक्वल टू 50 प्लस 0.8 हमें गिवन था, हमने यहाँ पे वाई डी की वैल्यू रख दी। वाई डी किसके इक्वल होता है, डिस्पोजेबल इनकम होगी। जब हम टोटल इनकम में से टैक्सेबल जो इनकम है उसको माइनस कर देंगे तो डिस्पोजेबल यानी खर्च करने वाली इनकम बच जाएगी। तो वाई डी की जगह हमने पुट किया वाई माइनस टी वाई। अब वाई माइनस स्मॉल टी यानी एम आर टी की वैल्यू हमें गिवन थी 0.25। अब स्मॉल टी की जगह हमने रख दिया 0.25 वाई। अब वाई इधर भी है और वाई इधर भी है, वाई को कॉमन ले लिया, 0.8 के साथ वाई आ गया। अब यहाँ पे कॉमन, या अंदर क्या बचा 1 माइनस 0.25, 1 में से 0.25 को माइनस किया तो नीचे बचा 0.75। अब 0.75 की 8 के साथ मल्टीप्लाई की तो 75 8 जा होता है 600। अब 600 के नीचे था 1000, अब 1000 इसके नीचे था, 0 पॉइंट लग गया यहाँ पे, 0.6 अपना आंसर आया। अब वाई के साथ क्या बचा 0.6, 50 प्लस 0.6 वाई हमारे पास बचा। और अब यहाँ से इस वाली फाइनल इक्वेशन से हमें पता चल गया कि भाई हमारी जो वैल्यू है एमपीसी की वो कितनी है 0.6 है। अब एमपीसी की इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई के फॉर्मूले में पुट किया, 0.6 को हमने पुट किया मल्टीप्लाई के फॉर्मूले में, और यहाँ पे 1 माइनस 0.6 किया, 0.1 अपॉन 0.4 अपना आंसर आ गया। और 10/4 चला गया, 10 ऊपर चला गया, इसका पॉइंट हटाए तो नीचे 10 था। अब फिर ये 10/4 हो गया, 4 से अब इसको हमने कट किया तो 2.5 अपना एमपीसी की वैल्यू निकल के आ गई 2.5। अब यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट होगा। एमपीसी की वैल्यू सॉरी मल्टीप्लायर की वैल्यू हमारी 2.5 होगी, गुणक का मूल्य 2.5 अपना होगा। केन्सियन मॉडल में कंजम्पशन किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, केन्स के मॉडल में उपभोग डिसाइड किया जाता है, लेवल ऑफ इनकम, प्राइस ऑफ एक्सपेक्टेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन कंज्यूमर की प्रेफरेंस के बारे में केन्स का मॉडल बात नहीं करता है। ए बी डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। उपभोग का निर्धारण आय का स्तर, कीमत, संभावना और ब्याज की दर के द्वारा किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई क्या काम करता है, आरबीआई का फंक्शन कौन सा नहीं है। बिजनेस रिलेशनशिप को बनाना कमर्शियल बैंक के साथ और अदर आईएमएफ मेंबर कंट्री के साथ, बिल्कुल सही है। बिजनेस के रिलेशंस होते हैं उनको इस्टेब्लिश करने का काम आरबीआई करता है। एंटरप्रेन्योर को मनी लेंड करना, जो उद्यमी लोग होते हैं उनको उधार देने का काम क्या आरबीआई करता है। अगला देखते हैं, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, सरकार का खाता खुलता है ना आरबीआई के पास, बिल्कुल सही है। डील्स इन फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन सिक्योरिटी जो होती है, फॉरेन एक्सचेंज होता है, उनके साथ डील करता है आरबीआई, ठीक है। प्रतिभूतियों का भी, विदेशी प्रतिभूतियों के संबंध में भी काम करता है हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई। अब इनमें से सभी सही हैं, लेकिन जो सही नहीं होगा वो है उधार देने वाला। ये उद्यमियों को उधार देने का काम नहीं करता, उधार देने का काम करते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स। सेंट्रल बैंक ऐसा नहीं करता। जो नहीं है, जो फंक्शन नहीं है वो हमसे पूछा गया था। इन सभी ऑप्शंस में से आरबीआई का फंक्शन नहीं है उद्यमियों को उधार देना, ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या खासियत नहीं थी जब हम आज़ाद हुए, इंडिपेंडेंस के ठीक आज़ादी मिलते ही, हमारी कौन सी कंडीशन सही नहीं है इनमें से। हमारे जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें डिस्पैरिटी थी,
एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन का हमारा सोर्स था, डोमिनेंस थी एग्रीकल्चर की। हम फूड के मामले में सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन का कमी थी, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं थी। तभी हमने आज़ादी मिलते ही जैसे ही 5 ईयर प्लान शुरू किए, सेकेंड 5 ईयर प्लान पे हमने फोकस किया इंडस्ट्रीज़ का, क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो उस इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इंडस्ट्री अच्छी कंडीशन में नहीं थी, इंडस्ट्री थी ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ से जो आंसर सही होगा कि हम सेल्फ सफिशिएंट थे फूड के मामले में, ये गलत है। हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। बाद में 1966 में जा कर के हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आते हैं, तब जा कर के हम फूड के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनते हैं। तो थर्ड हमारी कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी, जब हम आज़ाद हुए उस टाइम पे हमारी अर्थव्यवस्था की खासियत नहीं थी, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हम नहीं थे, हमें अमेरिका से फूड को मंगवाना पड़ता था। आरबीआई के मोस्ट ऑफ द डिसीजंस जो होते हैं इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए 2014 के बाद से, वो बेस्ड है सीपीआई के बेसिस पर। सीपीआई के आधार पर मुद्रास्फीति के जो सूचक हैं उनका जो प्रयोग करती है आरबीआई, डिसाइड करती है इन्फ्लेशन को सीपीआई के बेसिस पर। सीपीआई के डाटा को लेती है आरबीआई 2014 के बाद से। इकोनॉमिक रिफॉर्म वर कंडक्ट इंट्रोड्यूस इंडिया चाइना। इंडिया में 78 में आए थे और भारत में 1991 में आए थे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से करेक्ट होगा कि आर्थिक सुधार भारत में 1991 और चाइना में 1978 में लागू किए गए थे। हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है। पीएम गति शक्ति योजना का मेन उद्देश्य था कि हमें अपने ढांचागत विकास करने हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। बिल्कुल सही है। पीएम गति शक्ति के अंदर 7 हमारे इंजन थे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पीएम गति शक्ति में 7 इंजन थे। अब आपको 7 इंजनों को चेक करना है कि कौन कौन से 7 इंजन पीएम गति शक्ति योजना में थे। अब पीएम गति शक्ति जो ये हमारी योजना थी, इसको 2021 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था? एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है जितने भी इकोनॉमिक जोन हैं हमारी कंट्री में उनके लिए। ये पीएम गति शक्ति योजना के हमारे प्रिंसिपल्स हैं, 6 प्रिंसिपल्स हैं, इनको भी आप याद कर लोगे। अब पीएम गति शक्ति योजना के 7 इंजन हैं हमारे: लॉजिस्टिक इंफ्रा, रेलवे, वाटरवे, मास ट्रांसपोर्ट, रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स। ये हमारे 7 इंजन हैं इस योजना के। अब यहाँ से ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही हम अपने करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट अपनी करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हमें गिवन है, ए और बी, इनको पढ़ के बताना है कि कौन सी सही है। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 इंडिया का जो कन्वेंशनल पॉलिसी अप्रोच थी, जिसको हम जानते हैं वाटरफॉल अप्रोच से। अब जो ये वाटरफॉल अप्रोच है, जो कन्वेंशनल तरीका है, वाटरफॉल का मतलब आपने पहले से डिसाइड कर दिया, सीधा एंड में जाकर के, जैसे पानी गिरता है सीधा एंड में जाकर के गिरता है, वहीं पे आप उसको चेक कर पाओगे कि वो कैसा है। ऐसे ही हम पहले प्री डिसाइडेड अपने गोल कर लेते हैं। अब ये प्री डिसाइडेड गोल, इनको हम बीच में छेड़ेंगे नहीं, इनमें कोई चेंज नहीं लाने वाले। जैसे ही एंड रिजल्ट मिलेगा तब चेक करेंगे कि ये जो हमने गोल सेट किए थे क्या ये सही थे, जो हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था उसमें कुछ कमी तो नहीं थी, उनके गोल कुछ सही थे गलत थे। तो जो पुरानी वाली वाटरफॉल अप्रोच है वो 21-22 के सर्वे के अकॉर्डिंग चेंज कर दी गई थी बारबेल स्ट्रेटजी से। बारबेल स्ट्रेटजी क्या कहती है? इसी स्ट्रेटजी का नाम है एजाइल अप्रोच। इसको हम एजाइल अप्रोच का भी नाम देते हैं, बारबेल स्ट्रेटजी भी बोलते हैं, फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजी भी बोल देते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबल है, इसमें हम पहले से कुछ भी डिसाइड करके नहीं चलते। अब जैसे रियल टाइम सिचुएशन आएगी उसके हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं और साथ साथ हम इवैल्यूएट भी करते चलते हैं अपने काम को। तो ये बिल्कुल सही है कि 21-22 के इकोनॉमिक सर्वे में हमने वाटरफॉल अप्रोच से बारबेल स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर लिया था, उसके फेवर में चले गए थे। अब इस बारबेल स्ट्रेटजी के बारे में बताया गया है कि इसके अंदर पॉलिसी चेंजेस वॉज ब्रोट इनटू प्ले फॉर एडजस्टमेंट इन दी पॉलिसीज बेस्ड ऑन रियल टाइम इंफॉर्मेशन। सही है कि आप अपनी पॉलिसीज़ में एडजस्टमेंट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ रियल टाइम सिचुएशन। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है रियल टाइम में, वैसे ही आप अपनी पॉलिसी को एडजस्ट कर लेते हो उनके अकॉर्डिंग। ए बी दोनों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से अपना करेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू बजट 2022-23 4 प्रायोरिटीज ऑफ अमृतकाल। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से करेक्ट है कि 2023-24 के जो बजट है उसके अकॉर्डिंग हमारी 4 हमने प्रायोरिटीज़ लेकर के चले थे। वो कौन कौन सी थी? तो ये प्रायोरिटीज़ थी कि पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता, निवेश के लिए वित्त प्रबंधन। नेक्स्ट करते हैं।
डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा, CRR। डायरेक्ट में अपना CRR आ जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स को देख लेते हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट अपने होते हैं CRR, SLR और रीफाइनेंस फैसिलिटी। ये डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्वांटिटेटिव टूल्स के अंडर आते हैं। और इनडायरेक्ट क्वांटिटेटिव टूल्स हैं अपने बाकी सारी रेट्स जो बची रह गई, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब यहाँ से हमें CRR, SLR और रीफाइनेंस फैसिलिटी को याद रखना है। ये टूल्स हमारे कैसे हैं? डायरेक्ट टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मर्केंटलिस्ट व्यू के अकॉर्डिंग ट्रेड क्या है। मर्केंटलिस्ट मानते थे कि ट्रेड का मतलब है जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो किसी का लॉस है। बचेगा क्या लास्ट में? अगर आप प्रॉफिट में से लॉस निकालोगे, जीरो बचेगा। यानी आपको ट्रेड से गेन नहीं होने वाला। जितना आप गेन करोगे इतना कोई और लॉस कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग WTO एग्रीमेंट कवर ऑल इंटरनेशनली ट्रेडेड सर्विसेज। सर्विस को अगर हम एग्रीमेंट बात करें, WTO के जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें ट्रिप्स आता है, ट्रिम आता है, गेट्स आता है, ये तीनों आते हैं। लेकिन सर्विसेज के साथ डील करता है हमारा ट्रिप्स। ट्रेड रिलेटेड ट्रिप्स नहीं आएगा, इसका गेट्स आएगा। जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड इन सर्विसेज, यहाँ पे गेट्स आएगा हमारा आंसर। ये गेट नहीं है, गेट्स है। तो WTO का वो एग्रीमेंट जो कि सिर्फ सर्विसेज की ट्रेड की बात करता है वो गेट्स है अपना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से सही होगा। सेवाओं को व्यापार में शामिल करता है गेट्स। विद रेफरेंस टू कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण योजना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। भारत निर्माण योजना में कौन सा आता है? तो हाउसिंग भी आता है, टेलीफोन भी आता है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी आता है। रूरल एम्प्लॉयमेंट भारत निर्माण योजना का भाग नहीं है। यहाँ से ABC हमारे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। भारत निर्माण योजना के ये 6 कंपोनेंट है भाई। वाटर सप्लाई, हाउसिंग, टेलीकम्युनिकेशन जिसमें हमने टेलीफोन को इंक्लूड कर लिया, टेक्नोलॉजी को इंक्लूड कर लिया, रोड्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, इरिगेशन, ये हमारे 6 कंपोनेंट हैं भारत निर्माण योजना के। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ से हमें बताना है कि जो करेक्टली मैच नहीं है उसको छांटना है। IMF 1945 नहीं, IMF वर्ल्ड बैंक एक साथ बने थे 1944 में। बाकी तीनों करेक्टली मैच है। वर्ल्ड बैंक 1944 में बना था, WTO 1995 1 जनवरी, एशियन डेवलपमेंट बैंक अपना 1966 में बना है। सभी ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 अपना इनकरेक्ट है, यही अपना सही आंसर होगा। मनी की जो ओरिजिन है, जिस हिसाब से मनी बनी है, सबसे पहले कौन सी आई फिर कौन सी आई, उसको सीक्वेंस में अरेंज करके दिखाना है। सबसे पहले हमने कमोडिटी को, यानी जो वस्तुएं हैं उनको हमने एज ए मनी यूज़ करना शुरू कर दिया था। मुद्रा आई थी, सबसे पहले आई थी वस्तु मुद्रा, तो नंबर 2 हो जाएगा सबसे पहले। फिर हमने क्या शुरू किया? हमने मेटल को एज ए मनी यूज़ करना शुरू कर दिया, सोने चांदी की हमने मुद्रा बनाई, तो फिर आ जाएगा नंबर 1। उसके बाद हमने पेपर बनाया, नंबर 3। और फिर हमने प्लास्टिक के जो ये कार्ड्स आते हैं, ये लेटेस्ट हमारी मनी है। तो मनी की फॉर्म की बात करें, सबसे पहले 2 आएगा, कमोडिटी। 2, 1 को देख लेते हैं। सबसे पहले 2, 1, नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। तो मुद्रा के उद्गम के आधार पर हमें क्रम में लगाना था। सबसे पहले वस्तु मुद्रा, फिर धातु, फिर कागज। विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी इज केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ GST। इनमें से किसके ऊपर GST नहीं लगता? तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर GST नहीं लगता, खाने वाले तेल के ऊपर भी लगता है, इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर भी लगता है। सिर्फ B ऐसा है, ओनली B इज़ द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर 2, जिस पे हम GST नहीं लगाते। GST के दायरे के अंदर नहीं रखते हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्यों, डीजल, पेट्रोल, किसी को भी हम नहीं रखते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO का पार्ट इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है? जापान इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारी हमारी SCO का पार्ट है। ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसकी बात करें, 2001 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 1996 में एक शंघाई ग्रुप था जिसमें 5 मेंबर कंट्री थी। उन्हीं 5 मेंबर कंट्री से बाद में 2001 में इसको शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला, और 9 मेंबर इसके अंदर हैं। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ईरान। रशिया, ईरान और बाकी सारे तान, ये याद रखना है। चाइना और इंडिया, हम भी मेंबर है, चाइना भी, इंडिया भी, पाकिस्तान भी, हम तीनों नेबर कंट्री SCO के मेंबर हैं। 2001 में ये बना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इनमें से कौन सा करेक्ट है। सेंसेक्स इज एन इंडेक्स नंबर ऑफ 30 शेयर्स। हमारी 30 जो शेयर हैं उनका सेंसेक्स इंडेक्स नंबर है, बिल्कुल करेक्ट है। 30 शेयर्स, 30 बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं उनके शेयर को कंसीडर करता है हमारा सेंसेक्स इंडेक्स। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट में बोला गया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इन शेयर्स आर ट्रेडेड एट ऑल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नहीं, ये BSE, ये फ्यूचर ऑप्शंस, ये दोनों के दोनों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन्हीं में ट्रेड किए जाते हैं। सभी स्टॉक एक्सचेंज भारत के इनको ट्रेड नहीं करते हैं। तो यहाँ से A और B अपना करेक्ट है, लेकिन थर्ड अपना करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से अपना करेक्ट होगा, A एंड B। 30 शेयरों का एक सूचकांक है सेंसेक्स, ये भी सही है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज BSE है, ये भी सही है। अब यहाँ पे हमने KVS PGT इकोनॉमिक्स का पेपर जो 2023 में पूछे गए थे सारे क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।